अध्याय 3 अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। तो देखिए, इसके पहले की कक्षाओं में भी आपने पढ़ चुका है। अब हम इसमें जानेंगे कि अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन में प्रभाव पड़ने वाले बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल क्या करना था? व्यापार करना था। वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना चांदी आकर लेकर आते थे और भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे, मगर अपने देश का सामान भारतीय बाजारों में नहीं बेच पाते थे। इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी आलोचना होने लगी। कंपनी पर दबाव भी डाला जाने लगा कि व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बाहर से करे, लेकिन प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में बंगाल पर उसका कोई अधिकार हो गया, तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी भूमि कर वसूल करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन प्राप्त भारत से मिलने लगा। अतः उन्हें प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं थी। उस समय भूमि कर किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमि पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम समझते हैं अंग्रेजों की कृषि नीति क्या थी। भारतीय जनजीवन के प्रभाव के अंतर्गत अंग्रेजों की कृषि नीति क्या थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा। बाद में उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की भी अलग व्यवस्था बनाई। ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था और शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त प्रथाएं थीं। पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था। जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता उसे अधिकार दे दिया जाता था। ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि जल्द से जल्द किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करे। ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से मतलब रहता था, वे किसानों के हित अहित का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए अंग्रेजों ने 1-2 वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर 5 साल बंदोबस्त शुरू किया। उसे लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में कुछ कमी होगी। अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होते रहे। इसी के अंतर्गत अब दूसरा समझते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो देखिए, अंग्रेज सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। जमींदार भू राजस्व न दे सके तो उसकी जिम्मेदारी जब्त करके उसकी वजह नए जमींदार को बैठा दिया जाएगा। बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789-90 में देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक मान लिया। अब वे जमीन की खरीदी बिक्री कर सकते थे एवं लगान न पटाने पर किसानों को जमीन से बेदखल भी कर सकते थे। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत थी। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया, लेकिन कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया था। इसलिए जमींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे, पर किसानों का सरकार को उससे अधिक फायदा नहीं हुआ। अब इसी के अंतर्गत हम समझते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो देखिए, इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान अर्थात रैयत के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया है कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्ष के लिए बंदोबस्त लागू किया गया था। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद व्यवस्था से किसानों का शोषण होता गया। अब अगला समझते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए, सन 1833 से 1843 ईस्वी तक बीच अंग्रेजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसे पूरे गांव से लगान का बंदोबस्त किया गया था। अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो भी बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया
में देखो बताया गया छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था क्या था। तो देखिए, अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसील में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्ति की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पांड्या राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के बाद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर घोटिया का पद सृजन किया। उस समय गांव के घोटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। घोटिया अपने गांव से लगान वसूलकर सरकारी खजाने में जमा करते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ तो नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ऊंची और अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि की आय से चुकाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उनकी जमीन साहूकार द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की हालत बहुत खराब हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना भी पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया, जिसके अंतर्गत देखते हैं दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। तो देखिए, कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया। उन पर भारी कर भी लगाया गया। इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर एवं चूंगी कर से मुक्त कर रखा गया था, इससे वे सस्ती हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण यह भारत का मैनचेस्टर कहलाया था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः कंपनी शासन के प्रति उसमें असंतोष पनपने लगा। फिर दूसरा है वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव। तो देखिए, अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन में वनों में रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। तो भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियां बिछाकर जाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ियां भेजी जाती थी। इससे वनों की कटाई तेजी हो गई। जंगलों में रहने वाले जनजाति जो जून खेती करते थे, उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दी। इससे उनका जीवन शैली क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित हुआ। वे अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों की नीति में विरोध में भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए। इसे बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख स्थान रखता है। वे बदलते समय और अंग्रेजी नीति द्वारा बाहरी लोग के हस्तक्षेप से परेशान थे। वे इन परेशानियों से दूर करना चाहते थे। तो बिहार के छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजातीय व्यक्ति, जिनका नाम बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1870 दशक के मध्य हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियां चराते थे एवं बांसुरी बजाते थे और उनका स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते एवं जीवन बिताते थे। तो देखिए, बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या था। तो बिरसा का आंदोलन जनजातीय समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ सुथरा रखें और डायन व जादू टोनों में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे। मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत अधिक परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की समस्याओं और कष्टों का प्रमुख कारण मानता था। अंग्रेजों की कूटनीतियाँ उनकी परंपरागत कृषि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी और हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन के छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की क्या कर रहे थे, आलोचना करते थे। तो जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने कठिन कार्रवाई का फैसला किया और उन्होंने 1895 में मिर्जा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। और सन 1897 में जेल से छूटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने गाँव-गाँव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा भी इस्तेमाल किया और सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन क्या हो गया, धीमा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिकों सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनके जरिए दिकु लोग आदिवासी की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा,
इसने इस बार फिर पता दिया कि अन्याय का विरोध करने वाले औपनिवेशिक संसार शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में जनजाति सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास की रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में प्रमुख आदिवासी विद्रोह तो देखिए, इसी समय पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन आग की तरह फैली। तब हमारा छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ राज्य भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। ज़्यादातर जनजातीय विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए। वहाँ के जनजाति अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में से एक सामान्य विशेषता यह थी कि ये सभी विद्रोह जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ। यह विद्रोह जनजातीय अस्मिता संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए। नई शासन व्यवस्था ब्रिटिश राज्य द्वारा थोपे गए नियमों कानून का विरोध भी किया। जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को भी दूर करना चाहते थे। एवं उल्लेखनीय बात यह थी कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोह में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी भागीदार बने। प्रमुख विद्रोह तो प्रमुख विद्रोह में सबसे पहले था हल्बा विद्रोह, जो 1774 से 1779 तक चला। इस विद्रोह का प्रारंभ 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ, जो डोंगर में बस्तर के राजा से मुक्त एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने हल्बा जनजातियों और सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया और नरसंहार बहुत व्यापक था। केवल एक हल्बा विद्रोही अपनी जान बचा सका। इस विद्रोह के फलस्वरूप बस्तर मराठों को उस क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला, जिसका स्थान बाद में ब्रिटिशों को ले लिया गया। दूसरा था परालकोट विद्रोह, जो 1825 में हुआ। तो देखिए, परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह ने किया था। उसे अबुझ माड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। विद्रोहों ने मराठा शासकों द्वारा लगाए गए कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक चला। तो बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए, यह आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया। माड़िया विद्रोह 1842 से 63 तक। तो इस विद्रोह का प्रमुख कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजातीय आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुवराज ने ब्रिटिश सेना को जमकर मुकाबला किया। ध्रुवराव माड़िया जनजाति के डोरला उपजाति का था। उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल था। कोई विद्रोह 1859 में। तो यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा 1859 में साल वृक्षों के कटाई के विरोध में किया गया था। उस समय बस्तर के शासक भैरम देव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे निर्णय के विरोध में कटाई करने वालों के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए और जनजाति इससे आक्रोशित हो गए और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया था, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। अर्थात परिणामतः ब्रिटिश सरकार शासन ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्ष की कटाई क्या कर दी, बंद कर दी। अब देखते हैं मुड़िया विद्रोह 1876 में। तो 1867 में गोपीनाथ काबरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त हुए और उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण प्रारंभ किया। उनका विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों ने जनजाति एकजुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्ती की अपील की, किंतु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1876 में जगदलपुर पर घेराव कर दिया। राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया और ओडिशा में तैनात ब्रिटिश सेना के इस विद्रोह को दबाने में राजा की सहायता की। भूपकाल विद्रोह 1910 में। तो देखिए, 1910 में हुआ भूपकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था। इसे बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में ले लिया गया। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे जनजातीय वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से मुक्त उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्ष कर थे। शिक्षा पर प्रभाव। तो देखिए, कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिषी आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था।
भारतीय शासकों ने पाठशालाओं मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी थी। अंग्रेज ने यह जमीन उनसे छीन ली। उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मुकाबले की शिक्षा नीति लागू की गई। उन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनसे मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक कई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी। अब इसी के अंतर्गत देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा। तो देखिए, मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां शिक्षा की व्यवस्था थी, जो 20 वर्ष के बाद हाई स्कूल बना। आज हम उसे प्रोफेसर जयनारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ, जिसे देशी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1338 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की भी स्थापना हुई। अब इसी के अंतर्गत देखते हैं हम छत्तीसगढ़। तो देखिए, प्रेस का विकास भी हुआ। तो भारत में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित होने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वान्नाफ्लूस प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और हिंदू प्रभास थे, जिससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रेस का भी विकास हुआ। तो पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। तो छत्तीसगढ़ का पत्र समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ और सन 1889-90 ईस्वी में राजनांदगांव रियासत अपना शासकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसका नाम प्रजा हितैषी था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता से पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई।